प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है निर्मला की कथा वस्तु का संक्षिप्त परिचय। निर्मला कलम के सिपाही प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाबू उदय भानुलाल अपनी कन्या निर्मला के विवाह में जी भरकर खर्च करना चाहते हैं। यूँ तो वे कोई धनी व्यक्ति नहीं, किंतु वर पक्ष की इस शराफत से वे बहुत मुग्ध हैं कि उनसे दहेज में कोई रकम नहीं मांगी गई है, इसलिए वे उधार लेकर भी खर्च करना चाहते हैं। उनकी स्त्री कल्याणी चाहती है कि निर्मला का विवाह ढंग से हो, किंतु वह यह नहीं चाहती कि इसके लिए परिवार पर इनका इतना बड़ा बोझ लद जाए कि वह फिर उठ ही ना पावे। दोनों में तर्क वितर्क होता है, स्थिति आगे तक बढ़ जाती है। कल्याणी वहाँ से हट जाती है। बाबू उदय भानुलाल यह तय करते हैं कि ऐसा स्वांग रचा जाए कि कल्याणी को अपनी करनी का फल मिल जाए। वह गंगा की ओर लपकते हुए बढ़ते जाते हैं। रास्ते में उनका पीछा करता हुआ मती नामक एक बदमाश आता है, जिसको उन्होंने 3 साल पहले 3 वर्ष की सज़ा कराई थी। गली सुनसान थी और मती लाठियों से उनका काम तमाम कर देता है। कल्याणी को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत पश्चाताप होता है। कुछ दिन शोक में कटे, किंतु निर्मला के विवाह की समस्या जो ज्यों की त्यों बनी थी, उसे उसका समाधान तो करना ही था। कल्याणी अपने पुरोहित मोटे राम को भालचंद के पास भेजती है। भालचंद लड़के का पिता है। वह पहले तो शादी करने से अस्वीकार कर देता है, फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता है। पत्नी भी पहले शादी करने से साफ मना कर देती है, किंतु जब वह कल्याणी का पत्र पढ़ती है तो उसकी राय बदल जाती है। फिर पति पत्नी में मतभेद हो जाता है और अंत में यह निर्णय होता है कि लड़के भुवन मोहन से ही इसकी राय ली जाए। लड़का वहीं शादी करना चाहता है जहां उसे दहेज में मोटी रकम मिले। परिणाम यह हुआ कि मोटे राम लौट जाते हैं। फिर वे कल्याणी की राय से मुंशी तोताराम के साथ उसकी शादी तय करते हैं। वे वकील थे। उनके 3 लड़के थे। पहली पत्नी मर चुकी है। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का लड़का है। मझला जियाराम 12 वर्ष और छोटा सियाराम 7 वर्ष का। वकील साहब के घर में उनकी विधवा बहन रहती है। विवाह हो जाता है। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। वकील साहब अच्छे वकीलों में थे, खूब पैसा कमाते थे, इसलिए निर्मला वस्त्राभूषणों से लद जाती है, किंतु उसके हृदय की कामना पूरी नहीं होती। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती है, क्योंकि दोनों का विवाह अनमेल है। मुंशी जी की बहन रुक्मिणी का हाल निराला था। वह लड़कों को निर्मला के पास फटकने न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी हो। यह पता लगाना कठिन था कि रुक्मिणी किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। फलतः वह निर्मला की शिकायत मुंशी जी से किया करती थी। निर्मला ने एक दिन मुंशी जी से कहा कि रुक्मिणी हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ सिखा पढ़ा देती हैं, वह मेरी बातें नहीं मानते। यह सुनकर राम क्रोध से कांपने लगते हैं और कहते हैं कि जो लड़का तुम्हें दिख करे उसे पीट दिया करो। फलतः घर में अशांति रहने लगती है। निर्मला को बच्चों से सचमुच प्रेम था, किंतु जब मुंशी जी की डांट डपट होती है तो रुक्मिणी ने लड़कों को लगाम ढीला कर दिया और वे तब अपनी विमाता के पास आकर बैठने लगे। निर्मला को अब यह अच्छा काम मिला। अब वह बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। निर्मला भीतर से तो तृषा से भरी हुई थी, उसकी कामना की पूर्ति नहीं हो रही थी, किंतु वह अब बच्चों के साथ ही हिल मिलकर अपना समय बिताने लगी। मुंशी तोताराम ने सोचा कि रुक्मिणी और निर्मला के झगड़े में उन्होंने निर्मला का पक्ष लिया था, इसलिए निर्मला अब उन पर प्रसन्न होगी, किंतु अब ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। मुंशी जी मजबूर होकर एकांत सेवन करने लगे। फिर भी स्त्री के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में थी। वो स्त्री को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के
दंपति शास्त्र के नुस्खों का प्रयोग करते हैं किंतु वे सारे के सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं। फिर एक दिन वे देखते हैं कि मनसाराम और निर्मला में बहुत स्नेह है। उस दिन जैसे उन्हें उस रहस्य का पता लग गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वह अकारण मनसाराम पर बिगड़ते, कहते तुम आवारा हो, इधर उधर घुमा करते हो, कभी कुछ कहा करते। मनसाराम पर डांट पड़ने लगी। उसे अंततः शहर के एक बोर्डिंग में रख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वह बोर्डिंग में बीमार पड़ता है और तब उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जहां उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और वह चल बसता है। अब मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया था कि निर्मला पर उसका जो संदेह था वह गलत था, पर अब तो हाथ से तीर निकल चुका था। जिन डॉक्टर साहब ने मनसाराम की दवा की थी उसे मुंशी जी का याराना हो गया। यहाँ तक कि दोनों की स्त्रियों में भी मित्रता हो गई। डॉक्टर सिन्हा की स्त्री अक्सर मुंशी जी के घर आती और निर्मला से घंटों सुधा की बातचीत होती। बातचीत के क्रम में सुधा को यह मालूम हो गया कि निर्मला वही है जिससे उसके पति का कभी विवाह तय हुआ था। यह निर्मला से बात तो नहीं बताती किंतु अपने पति को इस बात की जानकारी दे देती है और यह बतलाती है कि आप लोग पैसे के लोभी हैं। फलतः डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई की शादी निर्मला की छोटी बहन से करवाते हैं। यहाँ तीनों बातें एक साथ होती हैं। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। वस्तुतः मुंशी जी ने कुछ दिन पहले कुछ ऋण ले रखे थे और उस ऋण की अदायगी के फलस्वरूप उन्हें अपना मकान नीलाम करना पड़ा। मनसाराम के मरने के बाद से घर में और भी अशांति बढ़ गई। जियाराम को यह शक था कि उसके बड़े भाई को अन्यायपूर्वक मार डाला गया है। वह समझता था कि मुंशी जी तथा निर्मला ने साजिश कर उसको मार डाला है। परिणाम यह हुआ कि अब उसके दिल में अपने पिता के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहा। वह अब जब तक मुंशी जी से उलझ जाता था, यहाँ तक कि एक दिन उसने चोरी भी की। चोरी उसने अपने ही घर में की और निर्मला के सारे गहनों को उठाकर उसने अपने मित्रों के पास रख दिया। मुंशी जी ने इस बात की शिकायत थानेदार से की और थानेदार को इस बात का पता चल गया कि चोर कोई बाहरी नहीं, चोर तो उनका लड़का जियाराम ही है। अंत में मुंशी जी दारोगा को रिश्वत देकर अपने बच्चे को बचाते हैं और जियाराम को जब इस बात का पता चला कि उसकी करनी का भंडाफोड़ हो गया है तब वह आत्महत्या कर लेता है। इधर मुंशी जी की आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है। गहनों की चोरी तथा पुत्र शोक से वे बिल्कुल तिलमिला गए हैं और अब जो कन्या हुई उसका मुंह देखकर उन्होंने फिर से जीने का निश्चय किया और कचहरी जाने लगे। इस बीच घर में आर्थिक तंगी के कारण निर्मला ने नौकरानी को हटा दिया था और घर का सामान वह सियाराम से ही मंगाया करती थी। सियाराम इस बात से काफ़ी रुष्ट था क्योंकि वह देख रहा था कि उसके साथ नौकरों सा व्यवहार किया जाता है। फलतः उकताकर वह एक दिन साधुओं के साथ निकल पड़ा। जब इस बात की जानकारी मुंशी जी को हुई तो वे लड़के को खोजने के लिए निकले किंतु खोज न पाए। रात में मुंशी जी और निर्मला में बातचीत होती है और इन सारी घटनाओं के लिए वे निर्मला को ही दोषी ठहराते हैं और अपने लड़के की खोज के लिए कल होकर निकल पड़ते हैं। वे न तो कोई पत्र भेजते हैं और न कोई अपने बारे में जानकारी ही देते हैं। सुधा के यहाँ जाकर कभी कभी अपना मनोरंजन करती है, अपना समय काट रही है निर्मला। एक दिन की बात है कि जब सुधा के यहाँ वह गई तो सुधा घर पर नहीं थी। डॉक्टर साहब घर पर थे। उन्होंने अपनी अतृप्त कामना प्रकट की निर्मला के सामने। निर्मला वहाँ से निकल भागी।
रास्ते में उसने सुधा को आती हुई देखा, किंतु उसने कुछ भी कहा नहीं। वह जल्दी से घर चली गई। सुधा ने यह हाल देखा तो पति से जाकर पूछा कि क्या मामला है, किंतु डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बताया। तब वह सीधे निर्मला के घर पहुंची। पहले तो निर्मला भी बताने से इनकार करती रही, किंतु जब सुधा बहुत गले पड़ी तो उसने कहा, मत पूछे, तुम्हें सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। सुधा बात समझ गई और घर लौटकर उसने पति पर काफ़ी प्रहार किया। यहाँ तक कहा कि आप मनुष्य नहीं हैं, आप पशु हैं। इस बात से दुखी होकर डॉक्टर आत्महत्या कर लेते हैं। निर्मला ने जब देखा कि उसका स्पर्श ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वह जहाँ जाती है वहीं संकट उत्पन्न हो जाता है, इस विचार ने उसे बीमार कर दिया। कुछ दिनों तक वह बीमार में रहने लगी और अंततः चल बसी। लोग उसकी लाश बाहर दरवाजे पर लाते हैं और देखते हैं कि अब इसकी अंत्येष्टि कौन करेगा। इसी समय एक बगुचा लटकाए हुए बूढ़ा पथिक आता है, वह और कोई नहीं, मुंशी तोताराम है।